नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष, देवतलाव विधानसभा सीट से विधायक गिरीश गौतम जी हमारे साथ हैं। अपनी एक अलग सोच के लिए, साथ ही साथ विधानसभा में जो नवाचार शुरू किए गए हैं उसको लेकर तमाम चर्चाएं शुरू हुई हैं। विधानसभा में तमाम नवाचार अध्यक्ष जी शुरू हुए, लेकिन एक परिस्थिति कोविड के कारण शायद उतना काम करने का मौका नहीं मिल पाया जो सत्र पहले हुए हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें छूट भी गई होंगी। स्वाभाविक तौर पर दो प्रहार हुए। एक तो जब विधानसभा शुरू हुई, एक तो वो प्रहार था ही, उसके बाद भी लगातार ये कोविड का चलता रहा। तो जैसे 22 फरवरी से जब शुरू हुआ सत्र, तो अपने को उसे 26 मार्च 27 मार्च तक ले जाना पड़ता माने तय था। पर 16 या 17 मार्च को अपने को समाप्त करना पड़ा, क्योंकि धीरे धीरे करके पीक पर आ रहा था। तो वो 10 दिन के भीतर और बहुत सारे हो सकते थे। कई नवाचार जैसे मैंने जब शुरू किया था कि प्रथम विधायकों को अवसर देना, कर दिया, एक दिन लागू कर दिया। महिला को आसंदी से दिन भर उससे चलवाना, वो भी लागू कर दिया। इस तरह से प्रश्नों के बारे में और क्या क्या विधायकों को अधिकार दिए जा सकते, उस दिशा में नवाचार कर रहा था। पर 10 दिन कम हो गया, इसलिए वो प्रयोग नहीं कर पाया। दूसरी बार विधानसभा जब आई तो 4 दिन के लिए सही, फिर भी वो नया प्रयोग कुछ न कुछ कर रहा था उसमें। और उसमें भी ऐसी स्थिति बनी कि वो दूसरे दिन ही बंद है। पहले दिन तो शोक में चली गई, दूसरे दिन जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गई और विधानसभा अपने को स्थगित करके साइन डाई करना पड़ा। परंतु फिर भी मैं प्रयासरत हूँ कि नई तरह की चीज़ें उससे विधानसभा के भीतर से निकलें। इसीलिए अभी जैसे हमारे यहाँ विधानसभा में समितियों का काम ये होता है कि जब विधानसभा नहीं चलती उस समय, माने 12 मासी कोई विधानसभा है तो समितियाँ हैं, विधानसभा की समितियाँ, इसलिए उनको ताकत उसी तरह की है जिस तरह से विधानसभा की कोई एक उसके अंतर्गत निहित संस्था को होती है। अब वो समितियों के निर्माण में ये देखा गया बार बार कि एक समिति है अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण पिछड़े वर्ग कल्याण समिति। अब आप जानते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति का मद अलग है, पिछड़ा वर्ग का मद अलग है, दोनों की तासीर अलग अलग है, दोनों की विकास करने की तरीके अलग अलग हैं। इसलिए ये विचार आया कि दोनों को अलग अलग कर दिया जाए। इसलिए हमने दोनों समितियों को अलग कर दिया। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण संबंधी समिति अलग कर दिया, पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी समिति अलग कर दिया। दोनों का भी इसी विधानसभा में पटल में रख करके उसका प्रस्ताव पारित करा दिया है। एक समिति और थी अपने पास, विधायकों के जो प्रोटोकॉल का बार बार शिकायत आती है, अधिकारी उनके प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे विधायक ऐसा कहता है कि हमें अपमानित होना पड़ता है, या जो सामान्य प्रशासन की या सरकार के जो निर्देश हैं उनका पालन नहीं होता है। तो उसके लिए वो जाए कहाँ, विधायक कहाँ जाए? तो अभी तक उसके सामने एक विकल्प था, विशेषाधिकार हनन समिति होती वहाँ जाना। पर हर मामले विशेषाधिकार हनन के नहीं होते, तो इसलिए उनको वहाँ से निरस्तगी मिलती है। और मैं स्वतः विशेषाधिकार समिति का कई वर्षों तक सभापति रहा हूँ। तो इस तरह के मामले आते थे तो टेक्निकल आधार पर, तकनीकी आधार पर मुझे ही उसे निरस्त करना पड़ता था। तो मेरे विचार में था कि आखिरकार विधायक जाए कहाँ, तकनीकी आधार पर उसको निरस्त करना, फिर ये शिकायत उसकी कहाँ हो। तो एक सदस्य सुविधा करके समिति है, पर उसमें एक आगे करके क्लाज उसमें जुड़े हुए हैं कि उसमें उसके प्रोटोकॉल की भी देख रेख होगी। परंतु सदस्य सुविधा समिति का खुद का इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा काम है कि ये प्रोटोकॉल का वो देखने को उनको पास उस तरह का काम संभव नहीं दिखाई पड़ रहा था। इसलिए हमने एक प्रोटोकॉल समिति बना दी विधायकों को, शुद्ध केवल उसका काम रहेगा विधायकों के सत्कार अनुरक्षण समिति, उसके प्रोटोकॉल समिति। तो इस तरह की कोई शिकायतें आती तो विधायक सीधे प्रोटोकॉल समिति में जाएगा, समिति उसका परीक्षण करेगी, अधिकारियों को बुला करके उनको तलब करेगी, जांच पड़ताल करेगी। यदि उसके प्रतिवेदन आते हैं कि नहीं कार्रवाई लायक है तो भी विधानसभा उसमें कार्रवाई करेगी। एक तो ये नवाचार किया। दूसरा ये हुआ कि विधानसभा में जब मैं गया तो मैंने देखा कि एक नया ही तरह का प्रयोग मैंने किया। प्रयोग ये किया कि हमको प्रत्येक विधानसभा के प्रत्येक कर्मचारी से 1 to 1 मिलना, ये मैंने तय कर दिया। इसलिए मैं 1 घंटा ज़्यादा, विधानसभा समाप्त होने के बाद भी 1 घंटा ज़्यादा समय देने लगा। 1 घंटा या 2 घंटा हमारे कर्मचारियों के लिए उसको अवर्स कर दिया और हमने नीचे से उठाया। हमारा मिनियल्स कहाँ है, हमारा भृत्य कहाँ है, हमारा तृतीय कर्मचारी कहाँ है, हमारा माली कहाँ है, हमारा कुली कहाँ है, हमारा ड्राइवर कहाँ है, वो अलग अलग आकर के तो कम से कम 25 से 30 लोगों को प्रतिदिन सुनना। और इसमें हमने समय लगाया और 250-300 कर्मचारी जो इस कोर्ट के हैं उनको मैंने व्यक्तिगत सुना, उनकी व्यक्तिगत समस्याएं। कई समस्याएं तो बहुत छोटी समस्याएं थी जिनको वहीं पर उनका सुन रहा था और उधर टेलीफोन कर रहा था और उसका निराकरण कर दिया।
और उसमें से जो कुल मिलाकर के निकल के समस्या आई, एक तो उनकी हमारे यहाँ समस्या प्रमोशन की, हर जगह है, वहाँ भी है, सुप्रीम कोर्ट के तमाम गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से जो कुछ होना। दूसरी बड़ी समस्या थी कि हमारे विधानसभा के कर्मचारियों के मकान नहीं हैं, और मकान हमको उनको खुद को लेना पड़ता है, तो उसका किराया 6,000 से 7,000 भोपाल के भीतर भृत्य का, चपरासी का, या उसका आपके जो क्या नाम है कुली है उसका, इनको देना पड़ता। तनख्वाह पाएगा वो 12,000 13,000, अब 5,000 6,000 किराया देगा तो उसको बचेगा क्या। तो मैंने देखा, निकलवाया, उसके प्रोविजन से ये निकला कि जो संपदा के मकान बनते हैं उसमें 5% मकान हर हालत में विधानसभा के कर्मचारियों को देना। तो ये जब प्रावधान मुझे मिल गया, नियम मिल गया, तो उस नियम के पालना के लिए मैंने तमाम अधिकारियों को, सरकार के अधिकारियों को बुलाया, ACS गृह को बुलाया और लोगों को बुलाया। हमने कहा हमारे मकान कहाँ, हमको दीजिए। और जब ये हमने उनके सामने रखा इस बात को, मुख्यमंत्री जी से भी कहा, उनने भी इस पर विचार किया, और अंतोगत्ता ये तय हुआ कि भाई अभी जितना आपको 10 साल 15 साल से मकान मिला नहीं था किसी को, तो 15 साल का टोटल करने पर हमारे मकान 72 आते थे बने हुए, 72 मकान हमको चाहिए। तो 72 मकान आते थे, तो 72 तो बोले अब ना दे पाएंगे, हम कुछ देते हैं, कितना देना। अंततः तय हुआ कि 44 मकान हमको वो चाबी दे करके आए, तो वो लेकर के आए, 44 मकान आए। फिर उसको आवंटन कैसे करना, क्योंकि आवेदकों की संख्या 300-350 के आसपास है, तो उनको आवंटन कैसे करना। तो मैंने एक सस्ता तरीका निकाला, हमने कहा कि जो महिलाएं हैं उनको किसी तरह का कुछ नहीं करना, उनकी सारी सूची लाओ, मैं सीधे आदेश उनको करता हूँ। तो मेरे यहाँ इस तरह की जिनको अपेक्षा थी, 24 महिलाएं थी कर्मचारी जिनको मकान की आवश्यकता थी, तो 24 को एक साथ मैंने उनको अलाट कर दिया कि यह मकान आपको देना। अब बचे हुए 20 में क्या करना, तो मैंने उन्हीं कर्मचारियों को बुलाया कि आप आओ, अपना लॉटरी से गोटी निकाल लो, जिसका नाम आ जाए वो ले लो। तो उन्हीं से निकलवा दिया, 20 नाम वो भी आ गए 44 का करके। दूसरा ये किया कि जो मकान है हमको एक साथ चाहिए, 44 मकान। तो उसी में पलास के आसपास जो बिल्डिंग्स नए निर्माण हुए, हमने कहा हमको मकान दीजिए, हमारी एक कॉलोनी विधानसभा कर्मचारियों की बनी रहे, तो वो भी लेने हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों को लेकर के हमने ये प्रयास किया कि उनकी समस्याओं का भी हल हो। अब जैसे वहाँ पर मैंने देखा है कि 12-12 साल से, 13-13 साल से लोगों, कर्मचारियों का भय वेदन पड़ा हुआ, कोई विचार करने को तैयार नहीं। तो मैंने एक कमेटी बना दी। हमारे यहाँ जुडिशियल के एक व्यक्ति होते हैं, जज रहते हैं हमारे यहाँ, तो उनकी संयोजकत्व में, अध्यक्षता में 3 लोगों की कमेटी बना दी। जितने अभ्य आवेदन हैं सबका निराकरण 3 महीने के भीतर हमको चाहिए। फैसला पक्ष में करते हो, विपक्ष में करते हो, एक अलग विषय है, पर फैसला करो उनका। ये लटका करके 10 साल से रखना ठीक नहीं है। उसमें धड़ाधड़ फैसले होने लगे। और मैंने उनको ये भी कहा, एक और अवसर दिया उनको कि ये जो कमेटी फैसला करेगी ये कोई अंतिम नहीं होगा, मैं अपील सुनने के लिए बैठा हूँ। कमेटी फैसला करेगी और अपील हम सुनवाई करेंगे। तो व्यक्तिगत उस अपील के जब आओगे तो मैं सुनूंगा, व्यक्तिगत सुनूंगा उसको। दूसरी ये छूट दे दी कि तुम वकील लगाना चाहते हो, वकील लगा कर मेरे सामने आओ। तो उनको कानूनी तौर पर मदद के लिए भी मैंने अलाउ कर दिया कि तुम मान लो तथ्यों को ठीक से नहीं रख पा रहे हो, कानून को ठीक से नहीं रख पा रहे हो, तुम्हारा सवाल कानूनी है, तुम अपना कानून का जानकार ला करके खड़ा करो, मेरे सामने बहस कराओ उसको, मैं सुनूंगा उसको। तो ये मैंने ये किया। इस तरह से छोटे छोटे कामों को करने से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान उनको, यदि हम उनसे केवल 2 काम करना, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता, किसी को लांछन भी नहीं करता, किसी को ये नहीं कहता कि उनने कोई लापरवाही की, तो हो सकता है इस दिशा में न सोच पाए हो या न सोचा हो। यदि ऐसा किया गया होता तो ये समस्या शायद नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है। धैर्य, साहस और सामंजस्य, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं सदन चलाते समय। सदन में जब हंगामा होता है तो ऐसा कहा जाता है कि अध्यक्ष को बहुत पीड़ा होती है कि कार्रवाई नहीं हो पा रही है, सदन नहीं चल पा रहा है, उससे जनहित के मुद्दे भी प्रभावित होते हैं। इस बार भी सदन में हंगामा हुआ, तमाम तरह की चीज़ें थी। तो ये चीज़ें कैसे निकल के आती हैं कि बहुत सारा नुकसान सदन ना चलने पे हो जाता है, उसका जनता पर प्रभाव पड़ता है? नहीं, उसको 2 तरह से आप देखो। स्वाभाविक है, किसी पीठासीन के लिए, अधिकारी के लिए सबसे असहज स्थिति है विधानसभा का संचालन नहीं होना। इससे असहज स्थिति नहीं हो सकती। परंतु जब वो विधानसभा में हंगामा की स्थिति पैदा होती है तो उसके 2 ही तरीके हैं उससे निकलने का। एक तरीका ये है कि हम मार्शल लगा करके हंगामा करने वालों को बाहर करें, नंबर 1। नंबर 2, हंगामा को शांत करने के लिए विधानसभा की कुछ देर के लिए शांत कर दें, बाहर चले आवें, विधानसभा स्थगित के बाहर आवें। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, जहाँ तक मेरी सोच है, कि सरकार का काम रुकता नहीं है। कितना भी हंगामा कर लो,
वो उनका बजट पास होना, उनका डिपार्टमेंटल पास होना, सब कुछ पास होना। तो इससे नुकसान किसका हुआ? और वो जो बजट आया उससे जनता को भी नुकसान नहीं हुआ, बजट निकल आया। उसमें जो दिक्कतें आती हैं, दिक्कत ये आती है कि क्या ठीक से तर्कों के आधार पर, विचार विमर्श के आधार पर कोई अध्यादेश आया, कानून बना कि नहीं बना, है ना। एक एक सोचा गई, एक सोच के आधार पर वो विधानसभा में आ गया। अब आप हल्ला कर रहे हो तो वो पास हो गया, वो कानून भी बन गया। अब जब वो जैसे अभी ये जो कानून आया, ये जहरीली शराब पीने से मरने वालों में मृत्युदंड का प्रावधान किया, ठीक। अब सरकार ने विचार किया, प्रस्ताव पास किया, वो पास हो गया, कानून बन गया वो। अब यदि इसी में काफ़ी घंटे 2 घंटे, क्योंकि विद्वान लोग रहते हैं वहाँ पर, माननीय जो विधायक जाता है, कई तो बड़े होशियार हैं, पढ़ते भी हैं, तमाम कानून के ज्ञाता भी हैं, वो बहस करते तो शायद और बेहतर होता। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि खराब है, खराब मैं उसको बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, पर चर्चा होती तो उससे और बेहतर क्या किया जा सकता, वो शायद बात निकल करके आती। इसीलिए मैं प्रतिपक्ष के विधायकों से भी कहता हूँ कि देखो, सबसे ज़्यादा नुकसान आपका होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान विधायक। सरकार को क्या होता है? सरकार तो ठीक है, सरकार मतलब वो 33 लोग, उनका तो ठीक है, बाकी विधायक इस पार का हो या उस पार का हो, मैं यदि चर्चा नहीं हो रही है तो सबसे ज़्यादा नुकसान उसी को होना। तो मैंने उनसे भी कहा कि देखो भाई, भागो मत, विधानसभा से भागने की जरूरत नहीं है, वहीं डट करके आसन में बैठ करके बहस की बात करो। और दूसरी बात मैंने उनसे ये कहा कि जैसे गर्भगृह में आने को रोकना, ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि गर्भगृह भी एक अस्त्र है विधायकों का, आना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है प्रजा। पर मैं उसको कहता हूँ कि ये तुम्हारे आप ब्रह्मास्त्र है, ये आखिरी दाव। हाँ, आखिरी दाव में ब्रह्मास्त्र मतलब वही है कि जब कुछ ना बचे तो ब्रह्मास्त्र को प्रयोग तुम प्रथम अस्त्र के रूप में क्यों कर रहे हो? पहला ही अस्त्र ब्रह्मास्त्र लगाते हो। अरे दूसरे अस्त्र हैं, बहिर्गमन है, सीट पर खड़े होकर के हल्ला मचाना है, प्रतिरोध करना है, अपनी बात को कहना है, या विषयों में आकर के उसको उठाना है। न एक तरीके थोड़ी है विधानसभा में, किसी बात को, किसी तथ्य को प्रस्तुतिकरण के लिए बहुत सारे नियम कानून बने हुए हैं। प्रश्नकाल है, आतारांकित प्रश्नकाल के माध्यम से भी है, आधे घंटे की चर्चा है, ध्यानाकर्षण है, कोई इस तरह की और बातें हो रही उसमें है। तो ये तमाम सारे विकल्प मौजूद हैं, उनका प्रयोग हम नहीं करते। या बजट भाषण हो रहा है, किसी विभाग की चर्चा हो रही है, वहाँ भी अपनी बात को हम उठा सकते हैं। हमारे गवर्नर की स्पीच में बहुत सारी बातें आती हैं, उसमें हो सकता है, धन्यवाद प्रस्ताव में हो सकता है, बजट जब प्रस्तुत किया जाता है उसके भाषण में बहुत सारा होता है, उसमें हो सकता है। तो इतने तरीके इस्तेमाल करने के अपने पास मौजूद हैं, तो उन तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाना जिससे विधानसभा चल सके। और विधानसभा चलने से ही हमको लगता है कि सबको फायदा होना। विंध्य के मुद्दों पर आते हैं। जब एक जनप्रतिनिधि किसी ऐसी कुर्सी पे पहुंचता है तो जनता को बहुत उम्मीदें हो जाती हैं, मतलब हाई एक्सपेक्टेशन कह सकते हैं कि अब हमारे घर से, ये हर जगह चलता है, हर जगह ये कल्चर है कि अगर गृह जिला आपका रीवा है या विंध्य से आप आते हैं तो लोगों को बड़ी उम्मीदें होती हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विंध्य में सवाल खड़े होते रहे, रोजगार को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब वहाँ पर रहते हैं, आसंदी पे आप होते हैं, तब तो बार बार ये चीज़ें आती होंगी कि विंध्य के लिए क्या नवाचार हो सके, क्या सदन के माध्यम से हो सके, और कैसे इन चीज़ों से हम लड़ पाएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य और रोजगार एक बड़ा विषय बन चुका है। अभी इसी सत्र में मैंने, हमारे विधायकों ने, 7 विधायकों ने 2 संकल्प ले आए। इनिशिएटिव हमने किया और विधायकों का संकल्प आया। एक संकल्प आया कि रीवा में कैंसर की अस्पताल की आवश्यकता, ये संकल्प प्रस्तुत करो, अशासकीय संकल्प था वो। दूसरा था कि रीवा में कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना। 2 अशासकीय संकल्प प्रस्तुत हुए। अब वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों में विधानसभा संचालित नहीं हो पाई, इसलिए वो बहस में नहीं आ सके। मैं देख रहा था वो संकल्प का जो जवाब गया, कभी चौंकाने वाले होते हैं, वो जवाब में जो गया वो संतुष्टिपूर्ण नहीं था। होना ये चाहिए था कि जवाब ये जाना चाहिए कि हाँ आवश्यकता है, कैंसर के सबसे ज़्यादा पेशेंट हैं। बल्कि जवाब ये चला गया कि जब उसमें शायद विधायकों ने ये लिखा था कि मरीज के, उसके परिजनों के बड़े खर्चे होते हैं, उसको वहाँ जाना पड़ता है, आर्थिक बोझ पड़ता है, तो जवाब ये गया कि कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ता। तो इस तरह के जवाब जाने का अर्थ आप समझ लीजिए। फिर भी अगला जब विधानसभा आएगी, अपन प्रयास ये करेंगे कि इन सारी बातों को निराकृत कराने का प्रयास किया जाए। मैं आज अभी मेडिकल कॉलेज गया था, 2 कामों के लिए आया, एक निरीक्षण था, एक समीक्षा थी।
निरीक्षण में आउटडोर का किया, बिना बताए चला गया। उनको एक्सपेक्टेशन नहीं था क्योंकि 11:30 बजे मीटिंग का किया था। सारे लोग मीटिंग हॉल में बैठे थे। मैं अचानक प्रोटोकॉल भी मीटिंग हॉल की तरफ ही था, तो मीटिंग हॉल की तरफ प्रोटोकॉल चला गया। मैं अपनी गाड़ी लेफ्ट साइड में लेते हुए आउटडोर में चला गया। आउटडोर में जा कर के 2, 3, 4, 5 चीज़ों को गौर किया कि ये होने की आवश्यकता है। अभी कार्रवाई लायक कोई बात नहीं देखी। अभी तो ये देखा कि क्या सुविधा दी जा सकती है। छोटी सुविधा जैसे अभी निर्देश करके आया कि वहाँ पर जब आप देखते हो कि आउटडोर में जो पेशेंट है, इस तरह की दीवार से सटी हुई बेंच लगी है, जैसे हाँ आप देख रहे हैं, ठीक है ना। ये कोई बैठने का स्थान हो सकता है क्या? मरीज आता है, उसी के टैक्स से हम अस्पताल चलाते हैं। तो मैं वहाँ करके आया कि 3, 4 पात लगा करके जो चेयर आती हैं स्टील वाली, उन स्टील वाली चेयर को लगाना, ये 15 दिन के भीतर हो जाए। ये करके आया हूँ। 3 लाइन के वो लगाओ, रो लगाओ, उस रो में बैठेगा। नंबर 1, पंखे की हवा का नामो निशान नहीं। अब वो गर्मी में कैसे बैठेगा वो? तो उसको भी कहा हूँ कि बड़े बड़े पंखे लगाओ, बड़े बड़े पंखे, माने हवा का भरपूर उनको मिल सके। और जो रोशनदान उनको ठीक करो जिसको एग्जॉस्ट हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। तीसरी बात ये कहा हूँ कि सामने टीवी लगाओ। यदि वो बैठे हुए हैं तो उन्हें ऐसा ना लगे कि 2 घंटे इंतजार कर रहे हैं, तो टीवी उनके सामने, वो समाचार देखें, चैनल से देखें, जो तबीयत आवे देखें, टीवी चलती हुई होना चाहिए। ये करके आया हूँ। और ये कह के आया हूँ कि अगले महीने जब मैं आऊँगा तो ये लगा हुआ मुझे मिलना चाहिए। दूसरा जो देखने को आया कि आउटडोर में जो पेशेंट्स की जो पर्ची बनती है, तो वहाँ पर लाइन लगी हुई, कुछ महिलाएं हैं, कुछ ये करीब 11 या 12 रो है उनकी। अब उसमें वो जनरेट करते हैं, आधार कार्ड आया, वो जनरेट करता है उससे, कंप्यूटर से। उससे पूछता है क्या मर्ज आपको, सर्जिकल पता चला, मेडिकल पता चला, एलर्जी वाला पता चला, चर्म रोग वाला पता चला, वो पर्ची बनाता, पर्ची बना करके विभाग में भेजता। अब विभाग में गए, मान लीजिए आपकी पर्ची में 50 आदमी चले गए, तो 50 आदमी विभाग के बाहर इंतजार करते हुए खड़े हुए हैं। अब जब 50 आदमी खड़े हैं तो कब नंबर आएगा? डॉक्टर की तबीयत है, 2 मिनट देखा, 3 मिनट देखा, नहीं देखा, रुक गया, तो भी लाइन में खड़े हैं। तो हमने कहा इसको टोकन सिस्टम करो, टोकन सिस्टम में डिस्प्ले सिस्टम करो। जैसे हमने टोकन दे दिया, 1 से 100 दे दिया टोकन। अब उसमें डिस्प्ले हो रहा, 1 नंबर का कॉल आ गया, 1 नंबर ख़त्म, अब 2 आ गया, तो 2 वाला। अब हमारा 100 नंबर है तो हमें वहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है। हमें अंदाज़ा है कि हमारा 100 नंबर का मतलब हमारा 2 घंटे बाद आएगा। तो हम अपने परिजन को, हम परिजन होकर के टोकन ले लिया, अपने मरीज को हम 2 घंटे बाद लाएंगे। तो मरीज को वहाँ लेटे लेटे परेशान नहीं होना पड़ेगा। और ये छोटी व्यवस्था है, कोई बड़ी व्यवस्था नहीं है। तो ये करके आया हूँ आज कि हर हालत में डिस्प्ले चाहिए अपने को, ये चाहिए। दूसरा एक ये करके आया हूँ कि अभी पैथोलॉजी में आप देखते होंगे, प्राइवेट पैथोलॉजी बहुत चलती है, गजब है उनका। अच्छा, इतनी चलती हैं, एक्सपर्ट हमारे यहाँ, अब पैथोलॉजी उनकी चलती है। माने सबसे बेहतरीन पैथोलॉजी की टेस्ट वाले हमारे शासकीय संस्थान में मौजूद हैं। और चलती किसकी है? जो बी क्लास के पास हैं, उनकी चलती है। उसका सिर्फ कारण ये है, मैंने जो अध्ययन किया वहाँ पर, इसीलिए वो निर्देश करके आया हूँ। उसका कारण ये है कि पैथोलॉजी में जाने के बाद हमको कम से कम एक ब्लड देने के लिए 5 घंटे बैठना पड़ता है। तो स्वाभाविक मुझे लगेगा कि भले हमारा पैसा लग गया, हमको बैठना नहीं पड़ेगा, तो हम प्राइवेट में चले जाते हैं, ठीक है ना। उसको भी कह के आया हूँ कि टोकन सिस्टम करो, पैथोलॉजी में आने वालों का टोकन दो, उसका नंबर कब आएगा उससे पता रहे कि हमारा 20 नंबर है तो 1 घंटे बाद आएगा, तो 1 घंटे बाद आ जाए। उसका परिजन ले जाए टोकन, तो वो उस हिसाब से आएगा। तो ये पैथोलॉजी की हमारी संख्या बढ़ जाएगी और बेहतरीन हमारी रिपोर्ट जांच उसको मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये जो मैं उनको प्राइवेट की भाई बंद करने की बात नहीं कर रहा हूँ। एक सवाल ये आया कि पैथोलॉजी इसलिए की जाती है कि ये चूँकि यही सब प्रैक्टिस करते हैं वहाँ, तो इसलिए है। तो हमने कहा ये प्रैक्टिस करें, हम रोक कहाँ रहे हैं इनको, पर पैथोलॉजी भी इनकी रहे, इनकी नर्सिंग होम भी रहे, ये कैसे चलेगा? ये देखें ना, उनसे फीस ले, देखें उनको, पैथोलॉजी तो हमारे यहाँ होने दें। तो ये हाँ, जांच का केंद्र हमारा मजबूत हो, मैं ये करके आया हूँ। CT स्कैन है, MRI है, आउटसोर्स है, सब कुछ हम देते, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, मशीन दिया, ये दिया, बिजली दिया, सब दिया। और उसके बाद भी जिसका नाम नहीं है, आपका ये जो ये अपना प्रधानमंत्री जी वाला है, प्रधानमंत्री वाले में भी, आयुष्मान वाले में, उसमें भी भर्ती होने पर ही लाभ होना, नहीं MRI का, उसका CT स्कैन का पैसा लगना। तो मैं ये कह के आऊँ, जरा विचार करो कैसे अपन छूट दे सकते हैं।
जिसके पास कार्ड नहीं है उसका कौन सा तरीका निकालें कि अपन उसको भी छूट दे दें। जैसे मैंने कई बार कहा, कमिश्नर है, ये कलेक्टर हैं या आप डीन हो, आपको ही लगता है कि वाकई में बहुत गरीब है, उसमें प्रोविजंस न होने के कारण आप उसका सीटी स्कैन नहीं करा सकते क्योंकि प्राइवेट को आपने दे के रखा है। तो प्राइवेट वाले से हम क्या छूट ले सकते हैं ये देखना, कोई क्लास देखो, कोई प्रोविजंस देखो एग्रीमेंट के भीतर, नहीं है तो अपन उसमें डालते हैं, अगली बार जब रिन्यूअल करेंगे तो डाल के रखेंगे, तो हमारी शर्त पर वो चलाएगा, उसकी शर्त पर हम नहीं चलेंगे, ये करके आया हूँ, शर्त हमारी होगी। दूसरा एक ये देख करके आया हूँ कि सुपर स्पेशलिटी बनाने का कंसेप्ट ये था कि एसएस मेडिकल कॉलेज में शायद उस तरह की व्यवस्था हम नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह के चिकित्सकों की हमको आवश्यकता है। क्रिटिकल केयर बेसिकली, आपको सुपर स्पेशलिटी मतलब उससे बेहतर व्यवस्था। तो इसका मतलब कि एसएस मेडिकल कॉलेज या संजय गांधी अस्पताल से बड़ा अस्पताल हम खोल रहे हैं। और मुझे अब ऐसा लगने लगा कि संजय गांधी बड़ा भाई है, वो छोटा भाई हो गया, तो छोटे भाई के लिए हमने थोड़ी खोला था उसको, हमने तो बड़े भाई के लिए खोला था ना उसको। तो आज हो ये रहा कि सुपर स्पेशलिटी में दिखाते हैं और भर्ती तुम्हारी तरफ भेजते हैं। वो होना ये चाहिए कि एसएस मेडिकल कॉलेज वालों को भेजा जाए वहाँ, हमारी तरफ जब आवे लोग संजय गांधी में, और हम ये कहें कि नहीं ये हमारे बस का नहीं है, ये सुपर स्पेशलिटी में जा, हो उल्टा रहा है। सुपर स्पेशलिटी में जाकर के लोग दिखाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ हमारे यहाँ नहीं हो रहा तो संजय गांधी अस्पताल चले जाओ। तो ये सुपर स्पेशलिटी किस काम का भाई, इसका काम क्या है? इसका कारण क्या समझ में उसका आया कि वहाँ का क्यों भेज रहे हैं? दो कारण ये है कि सुपर स्पेशलिटी में जो व्यवस्थाएं दो तरह की हैं, उसको समझना आप। वहाँ पर एक्चुअली हमको चाहिए डीएम और एनसीएच कहलाता हुआ मंचूरियन करके ट्रेनिंग है, मतलब उसको पीएचडी मान लो, एमएस हो गया, एमडी हो गया, उसी तरह से डीएम हो गया और वो उसका कहेगा तो पीएचडी है। सर्जिकल में तो उसमें 6 भाग हैं, उसके 6 भाग दोनों के हैं, तो वो हमारे पास नहीं है, तो वो जब तक सारे भर्ती नहीं होंगे। दूसरा उनका डायरेक्टर वही होना चाहिए। डायरेक्टर डीन कौन है? इंदुलकर साहब हैं, एमडी हैं, और उनका प्रोफेसर एचओडी कौन है? डीएम है। तो डीएम का एचओडी वो होगा, एमएस होगा, तो उसको लगेगा ना कि थोड़ा सा ठीक नहीं है। इसलिए उनकी डिमांड है कि हमारा डायरेक्टर, हमारा डीन, हमारा डीएम हो या इस तरह का हो, हमारे समरैंक हो। जैसे उसका वेतन का भी आप देख लो, यहाँ पर वेतन उनको 90,000 80,000 मिलता है, उनको 1,60,000 हम देते हैं। इसीलिए उनको प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगा के रखा, इनको नहीं लगा के रखा, इनको प्रतिबंध नहीं है क्योंकि इनको हम कम वेतन दे रहे हैं। तो ये जो समस्याएं, इस समस्याओं को निराकरण करने की आवश्यकता है। इसलिए एक दूसरा निर्देश दे के आया हूँ कि सारे एचओडीज बैठ करके अपने विभाग की डिमांड्स, क्या पैसा उनको चाहिए, एक साथ हमें बताएं। ये 30-40 करोड़ की कोई आवश्यकता है तो मैं आप हमको दीजिए, मैं वहाँ पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री को, पीएस फाइनेंस को, पीएस आपके मेडिकल को, पीएस उसके जीडी को, जितने लोग अधिकारी हैं सबको बुला के एक साथ बैठा करके, रीवा का सवाल है, मैं अब क्या कर सकता हूँ मैं कहना नहीं चाहता हूँ, और मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे कहने पर मुख्यमंत्री जी भी सब इसको मानेंगे। और ये 30-40 करोड़ रुपए कोई माने नहीं रखता है, बजट हमारे सामने ही आता है, तो बजट में सप्लीमेंट कराने में अपने को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल की ओर बढ़ रहा हूँ। विंध्य क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में भी अमूमन ये हालत है, आउटसोर्स कर्मचारी बहुत परेशान हैं। हमारे रीवा जिले में भी कई हादसे हो चुके, ट्रिक कंपनी पर सवाल खड़े हो रहे हैं जो बिजली विभाग का काम कर रही है। विसंगतियां बहुत सारी हैं, बड़ी उम्मीद रहती है। इस पे क्या कोर्स ऑफ एक्शन तैयार हो सकता है? ऊर्जा मंत्री आए थे, यहाँ पर डिस्कशन हुआ, बोले हाँ कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब तक कोई चीज़ें नहीं हो पाई। वो आउटसोर्स कर्मचारी जब भी मिलते हैं एक वेदना है, बहुत पीड़ित महसूस कर रहे हैं। ये एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि उसके लिए हम क्या कर पाएँ। उसमें मैं जिम्मेदार तो नहीं ठहराता, पर उससे जिम्मेदारी हमारी है नहीं, इससे भी बचना नहीं चाहता। हम जब सीधे किसी को सरकारी कर्मचारी बना देते हैं, उसका व्यवहार जरा आप देखो, किसी संस्था में देख लो आप। हमने उसके रोजगार की गारंटी कर दी, माने ये कर दिया कि उसको सस्पेंशन करेंगे तो भी हाई कोर्ट जाने की उसकी पात्रता है, फिर उसके व्यवहार में क्या चेंज आता है जरा आप देख लो, है ना। और इसीलिए धीरे धीरे करके, न केवल हमारी सरकार थी, ये तो पहले से ही चल रहा है, वो कांग्रेस के ज़माने से ही शुरू हो गया, इसलिए वो आउटसोर्स की तरफ बढ़े। आउटसोर्स का मतलब कि पैसे कम देना और सर्विस ज़्यादा लेना। प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल का अंदाज़ा कर लो ना, हम अपने शिक्षक को 80,000 और 90,000 वेतन देते हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि देश में सबसे ज़्यादा वेतन किसी का हो तो शिक्षक का, ठीक है ना। तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 90,000 1 लाख वेतन देने के बाद जब वो प्राइमरी के बच्चे को पढ़ा करके तैयार करेगा तो अपना नाम ठीक से लिख सकेगा? क्या हम गारंटी दे सकते हैं? क्या इसकी गारंटी कौन देगा?
वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल की तरफ इतना ज़्यादा लोगों को झुकाव क्यों? आप यहीं पर जो सरकारी संस्थान के अलावा जो स्कूलें हैं उनका ज़रा मास्टर का वेतन पूछ के आओ ना। किसी स्कूल में 10,000 से ज़्यादा वेतन नहीं मिलता, 15,000 से ज़्यादा। तो लोग क्यों भाग रहे हैं प्राइवेट की तरफ? कुछ ना कुछ तो होता होगा ना। माने अपना 1,000 रुपये महीना दे करके हम प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं, हम यहाँ फ्री में खाना सहित दे रहे हैं, तब हमारी तरफ आने को तैयार नहीं हो, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था में तो कुछ गड़बड़ है। माने हम 1,000 रुपये नहीं ले रहे हैं, नंबर 1, ऊपर से वजीफ़ा दे रहे हैं, नंबर 2, तीसरा दोपहर का भोजन भी दे रहे हैं, नंबर 3, और हमारे शिक्षक को 90,000 भी दे रहे हैं। उसके बाद भी हमारे तरफ आने को तैयार नहीं है। 1,000 देना, रिक्शा का खुद पैसा लगाना, गाड़ी का पैसा देना, सारा ड्रेस अपने से तैयार कराना, सारी किताबें अपने से खरीदना, और उसके बाद हम प्राइवेट की तरफ भगे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ विचारणीय प्रश्न है इसमें। कौन दोषी, मैं इस पर भी नहीं जाना चाहता। ये खुद उनके हाथ में छोड़ देता हूँ, उनके विचार में छोड़ देता हूँ। जिनको ये जिम्मेदारी दी कि खुद अपने से प्रश्न करें अंतर्मन से कि इसका दोष किसका, तो अपने आप रास्ता निकलेगा कि वाकई में दोष किसका है। क्यों हम तुलना नहीं करें इसकी? वही हालत इनकी भी है ना। जैसे बिजली विभाग में सबसे ज़्यादा आउटसोर्स बिजली विभाग में आया। बिजली विभाग में आने से 2 दिक्कतें आई। एक दिक्कत आई कि जो हमारे पास एक्सपर्ट्स लाइन मैन हुआ करते थे वो नहीं है। आउटसोर्स के भीतर से वो लाइन मैन का काम हम नहीं करा सकते उनको, ठीक। दूसरा, जो एक्सीडेंटल होता है उसका भरपाई वो ठेकेदार करता है, वेतन उनको बहुत कम देता है, उनकी सर्विस की गारंटी नहीं है। जब कंपनी बदल जाती है आउटसोर्स वाली, तो जो बेचारे पहले से काम कर रहे होते हैं उनको निकाल दिया जाता। अभी रीवा उसी फेस में गुजर रहा है। पुरानी कंपनी का एग्रीमेंट दूसरा था, अब नया आ गया, तो सबको एक एक करके उसने शर्त लगा दी, ITI 2 साल वाला होगा उसको रखेंगे, और पहले वो 5-5, 7-7 साल काम के एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो ये समस्याएं, इन समस्याओं को बड़े स्केल पर चर्चा करके विचार करना पड़ेगा, तब सरकार के सामने प्रस्तुत हो, और फिर उसमें कोई ऐसा अध्ययन हो जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि नहीं आउटसोर्स चलेगा, तब भी हम किसी उसमें काम करने वाले बेरोजगार को, जिसे रोजगार प्राप्त हुआ, उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये हमारे साथ थे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम जी, जिन्होंने विंध्य के मुद्दे, मध्य प्रदेश विधानसभा में जिन समितियों का गठन हुआ और विधायकों के हक और अधिकार की बात, लेकिन इसके साथ साथ विंध्य और रीवा पर फोकस्ड हैं और पूरी तरह से विंध्य की आवाज़ बुलंद करने के लिए जो तमाम मुद्दे हैं, यहाँ के रोजगार से जुड़े हुए, यहाँ की शिक्षा से जुड़े हुए, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से जुड़े हुए, उन सब पर लगातार काम करने का आश्वासन दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।